रतन कृष्णन शाह। दो टूक सीधी बात में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मशहूर मूर्तिकार रतन कृष्णन शाह। जनाब रतन कृष्णन शाह की पैदाइश 28 जनवरी 1964 कोलकाता के एक छोटे से गांव मैदनापुर, वेस्ट बंगाल, चंद्रकोना रोड में हुई। आप एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जी के वालिद साहब पुलिस फोर्स में सरकारी पद पर कार्यरत हैं। माता रेणुका वाला कुशल गृहिणी हैं। आप जी की पढ़ाई लिखाई 2 प्राइमरी स्कूल, 2 हाई स्कूल, 2 कॉलेज और 2 यूनिवर्सिटियों में हुई। आप जी परिवार में 4 भाई, 4 बहनें और आप उन सबसे छोटे होने के कारण आप जी को ज़्यादा प्यार मिला। परिवार में आप पहले व्यक्ति थे जो कला के फील्ड में आए और अपना कार्य अभी तक कर रहे हैं। आप जी ने पढ़ते समय ही अपने आप को कला के प्रति समर्पण कर दिया था और आप क्रिएटिव फील्ड में अपना कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाबत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में अपना एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जन्नत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान, जाने माने मूर्तिकार रतन शाह जी, जो बॉम्बे के रहने वाले हैं, वो हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं। नमस्कार रतन शाह जी। नमस्कार। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। रतन शाह जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपका कला के प्रति पारिवारिक माहौल कैसा था? मेरा जन्म वेस्ट बंगाल मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो मैं जब जन्म हुआ, जब से मेरा आँख खुला, जब से मैं देखना सोचना शुरू किया, तब देखा हम लोग एकदम सिटी का एंड में एक रूरल एरिया में रहता था, जिधर समुंदर जैसा ग्रीन वातावरण था। हाँ, जो माइल के माइल खेती दिखता था। जो प्रकृति की गोद में रह के आपका बचपन बिताया। यस, फुल ग्रीनरी में मैं रहता था, जिधर पॉन्ड होता था, तालाब होता था, छोटा नदी होता था। तो टोटल नेचर के साथ ही मैं बड़ा हुआ। रतन शाह जी, जब आपने होश संभाला तो कब से आप चित्रकला या मूर्तिकला में कैसे आपका रुझान हुआ और कैसे आपने सोचा कि मुझे यही करना है? मैं जब करीब 3-4 स्टैंडर्ड में था, तब मैं स्कूल जाते थे पाठशाला में। तो उसी टाइम देखता था कैसे मूर्तिकार कैसे काली देवी का मूर्ति बना रहा है, दुर्गा मूर्ति बना रहा है। तो आते जाते वो दिखता था कैसे ग्रास को तैयार कर रहा है, कैसे उसका आर्मेचर कैसे बांधते हैं, फिर उसका ऊपर मिट्टी कैसे लगाता है। तो जाने का टाइम एक बार दिखता था, आने का टाइम एक बार दिखता था, कभी बैठ जाता था उधर। तो वही एक इंस्पायरिंग शुरुआत हुआ, जो फिर वही चीज़ मैं ड्राइंग करने लगा। फिर मेरा जिधर रहता था उधर ही सामने बड़ा बड़ा वॉल था। तो हम इस चारकोल से वो वॉल में मैं जितना हाइट का हूँ उतना बड़ा बड़ा मैं देवी का मूर्ति ड्राइंग करते थे। हाँ, गणेश का मूर्ति ऐसा ड्राइंग करते थे। तो ऐसा ही शुरुआत हुआ। रतन शाह जी, आपने कहाँ से कला की शिक्षा ली और उस वक्त जो आपके गुरु थे वो कौन कौन थे और उनसे आप कितना इंस्पायर हुए? एक्चुअली सबसे बिगनिंग में मिदनापुर सिटी में एक छोटा सा स्कूल था जो सिर्फ सैटरडे संडे होता था। तो उसमें टीचर था, प्रिंसिपल था मृगन मंडल। तो उनके साथ बात करके उनका जो बातचीत होता था, कन्वर्सेशन, उसमें ऐसा लगता था ज़िंदगी में पैसा कुछ नहीं है,
कला ऐसा चीज़ है जो बहुत चीज़ ज़िंदगी का सब कुछ उसमें मिल सकता है। तो सिर्फ पैसा ही ज़िंदगी में मेन चीज़ नहीं है, कला ही जीवन है। कला ही और जीवन है। तो वो जो एक अंदर घुस गया था, तो तब से मैं आपके जहन में पूरी तरह उतार लिया कि मुझे यही बनना है और यही करना है। यही करना है। तब से मैं सोच लिया मैं ज़िंदगी में जॉब नहीं करूँगा, कभी जॉब के लिए मैं अप्लाई भी नहीं किया। फिर मैं रविंद्र भारती में एडमिशन टेस्ट दिया था, तो उसमें चांस मिल गया। मैं जब बैचलर आपने रविंद्र भारती से किया। यस। और उस वक्त आपके कौन कौन से गुरु थे जिन्होंने आपके जीवन में कला के रंग भरे? यस। उस टाइम समरेश चौधरी था स्कल्पचर में, उसके बाद मानिक तालुकदार थे, हाँ बहुत ही उसके बाद कलाकार थे। उसके बाद देवोत्पत्त चक्रवर्ती थे। तो इन तीनों का सहारा में मैं रविंद्र भारती का जो अच्छा से अच्छा सीखा जो भी बारीकियाँ थी कला की, आपने कला में की वो शिक्षा के टाइम पे ही आपने यस पूरी कर प्राप्त किया। फिर आपने अपनी मास्टर डिग्री बड़ौदा से की आपने। यस, उसके बारे में हाँ, थोड़ा बताइए। हाँ। फिर जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाता है, हाँ जी, ऑटोमेटिकली बहुत कुछ चेंज होता है और वो जरूरी भी है। मैं एक टाइम हाँ चेंज होना चाहिए, परिवर्तन बहुत आधार है। एक स्टेट में रह के उधर का ही वातावरण हम लोग का अंदर भर जाता हाँ है। जी, फिर दूसरा स्टेट जाता है तो पता चलता है नहीं, ये छोड़ के भी दूसरा चीज़ भी हम लोग को सीखना चाहिए, जानना चाहिए, तो उसके साथ मिलना चाहिए, वो शामिल होना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए मैं सोचा बड़ौदा में जाना चाहिए और उधर जाके फिर भाषा का भी एक टाइम ऐसा था सिर्फ बंगाली मेरे को आता था। हाँ जी। फिर मैं उधर जाके इंग्लिश, हिंदी, गुजराती ऐसा बहुत हाँ जी, भाषा बहुत का, ही फिर आगे जीवन में चीज़ें लगती हैं कि यस। आपको भाषा के साथ साथ आपको कला का भी बहुत सारा सीखने के गुण मिलते हैं। यस, कल्चर हाँ। में इस बाहर से जब बाहर जाता है गुजरात का कल्चर अलग है, हाँ, फिर जो साउथ से आया उसका कल्चर अलग है, फिर नॉर्थ का उसका कल्चर अलग है। तो ये सब कल्चर का जो सम्मिश्रण उधर होता है वो मेरा लाइफ पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला उसने। हाँ, तो उसका हिसाब से मैं और बड़ौदा में कौन कौन से गुरु थे आपके जिनसे आप बहुत कुछ सीखा जा मेन मेरा इंस्पायर हुए? मास्टर्स में राघव कनारिया, राघव कनेरी जी। हाँ, उनके पास ही मैं मोस्टली गाइडेंस उसके साथ मिली। और था पंचल सर भी हाँ जी। मेरे को गाइड करते थे। ये दोनों का सहारा में मैं MA कंप्लीट किया। Yes. रतन शाह जी, आपके कार्य का विषय क्या रहता है और कौन कौन से मीडियम व तकनीक का उसमें आप इस्तेमाल करते हैं? मैं शुरुआत में बड़ौदा से जब पास आउट हुआ तब मैं मोस्टली मिक्स मीडिया करते थे। हाँ जी, स्टोन भी यूज़ किया, वुड भी यूज़ किया, फिर ब्रॉन्ज भी यूज़ किया, टेराकोटा भी यूज़ किया। फिर धीरे धीरे मेरे को थोड़ा समझ आया जो मैं किस में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। हाँ जी। हाँ, फिर मैं अभी कंटिन्यू ब्रॉन्ज में ही काम करता हूँ। ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, ये तीनों मीडियम में अभी मेरा मेन मीडियम है और उसका ऊपर ही मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा सब्जेक्ट शुरुआत में ह्यूमन फिगर का ऊपर था, जो सोशल पॉलिटिकल जो एक्टिविटी होता है। हाँ, डेली एक्सरसाइज में जो डेली एक्टिविटियाँ होती हैं यस, उसमें उसका ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। बाद में एक टाइम मैं फील किया बुल का ऊपर, बुल डंडी, हाँ। उसका ऊपर मैं बहुत वर्क किया क्योंकि मोस्टली मैं देखा बुल तो बहुत जन बना रहा है लेकिन कोई चीज़ कहीं थोड़ा मिसिंग होता है। जैसा इंडियन बुल जब होता है, भारतीय जो संस्कृति में भारतीय उसमें जो देखा और अभी जो बुल बना रहा है तो उसमें थोड़ा अंतर है। हाँ।
लेकिन मैं जो रतन शाह जी, जो आपका अभी कार्य है, जो अभी कर रहे हैं, वो लीक से कुछ हटके है, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मैं जो बुल बनाता हूँ वो ह्यूमन पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। जैसा मैं कभी बुल को एनिमल हिसाब से नहीं देखता हूँ। मैं जब एक बुल बनाता हूँ, कोई पर्सनैलिटी उसमें, कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, कोई सोल्जर पर्सनैलिटी, कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, सोशल पर्सनैलिटी, ऐसा जो हम लोग के पास बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, इम्पोर्टेंट जो समाज का एक इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, उसका जो कार्यकाल होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट जो थॉट होता है, उसमें मैं एक बुल के अंदर वो देखने के लिए कोशिश करता हूँ। और मेरा हर बुल का एक टाइटल होता है जो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। और मैं हर बुल में फॉर्म थोड़ा अलग होता है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज मैं उसमें मटेरियल्स यूज़ करता हूँ। कहीं फ्लावर, कभी बेंगल्स, कभी फूल, पत्ती, लीव्स, कभी नट, कभी ऐसा, कभी डायरेक्ट ब्रॉन्ज, कभी डायरेक्ट कॉपर। तो ये जब सब्जेक्ट वाइज मैं वो यूज़ करता हूँ, तो मेरा पास सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, फॉर्म उसका हिसाब से आपसे आप कर सकते मीडियम के हिसाब से हम अपने अभी वो रिक्वायर मांगता है कि आपको किस में वो करना है, आप उसी हिसाब से हिसाब से मैं फॉर्म को लेता हूँ। ये मेरा काम का बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं रतन शाह जी के द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों में। इस तरह संतराश रतन कृष्ण शाह ने स्नातक की डिग्री करते समय ही उन्होंने संतराशी की बारीकियों को अपने गुरुओं से भली भांति सीख लिया और फिर वे लगातार फील्ड में अपना कार्य करते रहे, चाहे ब्रॉन्ज में हो या फिर अन्य मीडियम में। उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। संतराश रतन कृष्ण शाह ने शुरुआती दौर में सभी मीडियम में और सभी सब्जेक्ट पर अपना कार्य किया। आगे चलकर उन्होंने बुल को ही यानी बैल को अपना विषय चुन लिया और उसी में भली भांति अध्ययन करके कार्य किया। उन्होंने शुरुआती तौर पे गणेश जी हो या अन्य सोशल सब्जेक्ट, उन सभी पे कार्य करते रहे और लास्ट में उन्होंने बुल को ही अपना शिक्षक बनाया और आज भी उसी को अच्छी तरह अध्ययन करके कार्य कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनके जो बुल होते हैं यानी बैल होते हैं, वो लीक से हट के होते हैं और एक सिंपल मैसेज के तौर पर वो अपना कार्य करते हैं। उसमें सोशल पॉलिटिकल इशू के मैसेज होते हैं जो समाज में एक सुधार लाने का कार्य करते हैं। संतराश रतन कृष्ण शाह जी के कार्य ज़्यादातर धातु यानी कांस्य के ही होते हैं। वो अलग अलग धातुओं में अपना कार्य करते रहते हैं और जनता में प्रदर्शनियों के तौर पे लाते रहते हैं। इन कार्यों में उन्होंने ज़्यादातर ब्रॉन्ज का ही इस्तेमाल किया और उनको अलग अलग पतीना करके उनकी शेप व उनके गति, उनके लय और उनके लचकीलेपन को दिखाने के लिए उन्होंने बफ का इस्तेमाल ज़्यादा किया। रतन शाह जी, अब तक कौन कौन सी उपलब्धियां आपने हासिल की, जैसे स्कॉलरशिप, फेलोशिप, अवार्ड, या कहाँ कहाँ आपकी प्रदर्शनियां लगी, या किन किन संग्रहालयों में आपका कार्य लगा हुआ है, या कोई बाहर कलेक्शन कहाँ कहाँ है, उसके बारे में संक्षेप में बताइए। शुरुआत में एकेडमी वेस्ट बंगाल कलकत्ता में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स
उसका जो एनुअल एग्जीबिशन है उसमें बेस्ट गवर्नर अवार्ड मेरे को मिला था। उसके बाद यूजीसी जो ऑर्गेनाइज करता है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी यूनिफेस्ट होता है, उसमें भी मैं गोल्ड मेडल मिला था दिल्ली से। और उसके बाद बहुत सारी कैंप में अचीवमेंट का आपको मिला, हाल ही दर्जा मिला। में कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया यस ललित कला अकादमी पर। यस, राष्ट्रीय पुरस्कार अभी मिला था 2019 में, जो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति का हाथों से दिया गया। तो वो तो बहुत सौभाग्य मैं फील करता हूँ। और ये छोड़ के भी मैं नेशनल स्कॉलरशिप मिला, फिर रिसर्च स्कॉलरशिप मिला, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। यस 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 फिर लंदन साथबी ऑक्शन में भी 2 बार मेरा वर्क किया। और अमेरिका में भी मेरा वर्क प्रदर्शनी हुआ लावलैंड म्यूज़ियम में। और अमेरिका में भी 2 बार मैं कैंप मार्बल कैंप अटेंड किया, वो इंटरनेशनल कैंप। फिर लंदन में भी मैं अटेंड किया हूँ कैंप, एग्जीबिशन भी हुआ लंदन में। और सेलघाट रसिया में, सेलघाट में जो इंटरनेशनल वुड कार्विंग वर्कशॉप कैंप होती होता है, है, हाँ। सिंपोजियम होते हैं वहाँ, यस 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 उधर भी मेरे को उसमें भी बेस्ट आपने क्रिएटिव अवार्ड मिला। यस, क्रिएटिव बेस्ट क्रिएटिव अवार्ड का अवार्ड मिला था। और यूरोप में भी एक कैंप अटेंड किया था जो कोसोवो में हुआ था, जो मेरा वर्क कोसोवो म्यूज़ियम में परमानेंट कलेक्शन है। में है। ये मेरा जर्नी है। और मोस्टली मैं बॉम्बे में 16 शो किया है, 4-5 शो बॉम्बे में किया। पहली बार मैं थोड़ा बाहर दिल्ली में गैलरी गणेशा का सहायता में हाल ही में आपका चल रहा है शो, इसके बारे में ये बताइए, ये कब से कब तक है? ये एग्जीबिशन शुरू हुआ 9 दिसंबर से, ये चलेगा 3 जनवरी तक। जीके ग्रेटर क्लास में, ग्रेटर कैलाश GK2 में। GK2 में। दोस्तों, हाल ही में चल रहे रतन शाह जी के शो में आप जाकर देखें, बहुत ही बेहतरीन कार्य इनका लगा हुआ है और कुछ झलकियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। गणेशा गैलरी में पद्म श्री विमान बिहारी दास और पोइट, राइटर, आर्ट क्रिटिक, क्यूरेटर प्रयाग शुक्ला जी ने इसका उद्घाटन किया और इस सदी के कई महान कलाकार इसमें उपस्थित थे। इस मौके पर आर्ट क्रिटिक, पोइट, राइटर, पेंटर अशोक बोमी जी भी विराजमान थे और कई मूर्तिकार, पेंटर, प्रिंट मेकर और आर्ट लवर मौजूद रहे। इस प्रदर्शनी में इन्होंने वुड को ही अपना विषय बनाया था। हाल ही में साथ में चल रहे इंटरनेशनल सिंपोजियम में भी ये भाग ले रहे हैं और उड़ीसा में चल रहे इस इंटरनेशनल सिंपोजियम में वो अपना कार्य कर रहे हैं। रतन शाह जी, आप ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर में आए तो आपको जहां कैसा लगा और इसमें क्या क्या सुधार और हो सकते हैं जिससे बेहतर बनाया जा सके? जहाँ इसमें कौन कौन सी और एक्टिविटियाँ हम करवा सकते हैं जिससे ललित कला अकादमी के जितने भी सेंटर हैं उनको बेहतर बनाया जा सके? मैं जितना भी आर्ट सेंटर देखा हूँ हाँ जी, उससे ये जो गाड़ी ललित कला है ये तो कहीं बेहतरीन है, उससे कहीं एशिया का नंबर 1 विलेज बोला जाता है इसको। तो ये तो मैं पहला सवाल वही है जो ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतना आर्टिस्ट इधर वर्क करता है,
ये तो विजिटर्स के लिए भी सौभाग्य है, जो आर्टिस्ट इधर वर्क कर रहे हैं उसके लिए भी सौभाग्य है। आर्ट का जो हब बोल सकता है वो भी ये इससे हाँ, एक साथ इतने सारे इसमें आर्टिस्ट काम करते रहे हैं। हाँ, ये देखना, सीखना और एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। और ऐसा नहीं सिर्फ दिल्ली का ही है, सब हर स्टेट हाँ, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं और तो अपना कार्य करते हैं। यस गवर्नमेंट से इतना बड़ा फैसिलिटी मिल रहा है, ये तो आर्टिस्ट के लिए सौभाग्य है। तो मेरा कहना है इससे और थोड़ा बेटर भी हो सकता है, क्योंकि स्कल्पचर बहुत सारी है, मैं देखा इधर उधर थोड़ा बिखरा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा बेस बना के कुछ स्कल्पचर सिलेक्ट नहीं, जो हमारी जगह है ना उस पर हमने जो ललित कला अकेडमी की जो जगह है, जहाँ जो लोग इधर काम कर रहे हैं कलाकार, उन्होंने अपना डिस्प्ले किया हुआ है। फिर सारा एक साथ इतना सारी जगह हमारे पास नहीं है, क्योंकि जहाँ 2-3 मालिक हैं इस जगह के, DDA है, MCD है ना, और ललित कला का है, तो इसलिए उनकी जगह पे हम नहीं लगा सकते। अच्छा, वो ये तो सही है, जो सुविधा अनुसार जो हो सके हाँ, वही करना चाहिए। लेकिन और हो सकता है जैसा भी हो, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा से प्लेटफॉर्म रहे, जो स्कल्पचर उधर रखने से और भी अट्रैक्टिव हो जाए, अट्रैक्शन हो सकते हैं। हाँ, जी, सिर्फ ललित कला अकेडमी को ही और कलाकारों को भी सोचना उतना ही जरूरी है। दोनों अगर मिल के करें तो बहुत सुंदर हो सकता है। आपका बहुत अच्छा जो सुझाव है कि अगर यही मेंटेन करके रखे जाएं या साफ करके अच्छा से मेंटेन करें। और इतना ग्रीनरी के अंदर ये जो स्टूडियो है, ये तो बहुत ही हाँ, दिल्ली में एकदम अलग। तो और थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन का और थोड़ा सुधार होने से अच्छा हो सकता है। हाँ, बिल्डिंग का कुछ पुराना स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा नया बन सकता है। यस तो वही मेरा कहना है, जो मॉडर्न जो मशीनरी फैसिलिटी है वो थोड़ा अभी नया टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ा और ला सके इधर, तो मैं सोचूंगा रतन शाह जी के लिए बहुत ही अच्छा। रतन शाह जी, जो अभी नए युग के नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, नई मशीनरी आ गई, कंप्यूटर आ गए, उसमें लोग काम कर रहे हैं ज़्यादा, तो आपको क्या लगता है कि ये कलाकारों के लिए ये सही है, या जो मैनुअल काम ट्रेडिशनली हमारा चला आ रहा था वो ज़्यादा बेटर था? आपके क्या विचार है? इंसान का अभी चाल चलन, हाल चाल, स्टाइल सब कुछ बदलता है अभी, इसलिए ट्रेडिशन को फॉलो करो, लेकिन आगे जो नया जो नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं उनको भी प्रयोग उसको भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अलग नहीं है, उसका ही पार्ट है। तो आर्टिस्ट बोल के हम लोग उससे बाहर हुआ ऐसा नहीं है। तो नया टेक्नोलॉजी का सहारा में भी हम लोग बहुत एडवांस हो सकता है, तो वो एडवांस का तरफ दृष्टिकोण रख के हम लोग वो सब चीज़ कैसे यूज़ कर सकता है, कैसे इस्तेमाल कर सकता है अपना आर्ट वर्क में, वो ऑफकोर्स सोचना ही चाहिए। न्यू जनरेशन को और भी एडवांस होना चाहिए, समय बहुत सीमित है, उसके अंदर ही सबको जितना हो सके करना चाहिए, अचीवमेंट करना चाहिए। रतन शाह जी, एक सवाल और कि आप ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर में अक्सर आते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं और अब भी आते रहे हैं, तो आपको कैसा बिहेव रहा जहाँ आर्टिस्टों का लगा, और आर्टिस्ट जो बाहर से आता है उसके साथ किस तरह से मिलते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं कुछ शुरुआत का, मैं जब स्टूडेंट था तब मैं आया था, तब देखा मैं कुछ स्टूडियो पे उस टाइम एंट्री नहीं होता था, जैसा आर्टिस्ट जो रहते थे बोल देते थे, सीनियर आर्टिस्ट होते थे वहाँ तब। हाँ, बोला अभी नहीं आ सकते। तो लेकिन अभी देख रहा हूँ वो चीज़ थोड़ा नहीं, अभी आप जो बाकी लोग भी आते हैं, वो हमारा ऑफिस है जहीं से हम उनको भेजते हैं, परमिशन मिलता है और आपको सुविधा भी मिलती है। आपके साथ अटेंडेंट जाता है, सुपरवाइजर जाएगा, बताएगा, और नहीं तो कलाकार भी बताते हैं। हाँ, ये
ये सुविधा जरा पहले से बेहतरीन हो गई। Yes. रतन शाह जी, दृश्य कला के अतिरिक्त और कौन कौन सी कलाएं हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? जब कोई ऐसा सवाल जो आप तक आपके जहन में था जो हमने नहीं पूछा, आप कहना चाहते हैं, वो आप बता सकते? दृश्य कला छोड़ के भी जैसा अच्छा लगता है, मेरा कभी मौका नहीं हुआ, उसमें टाइम नहीं दे पाया, लेकिन अच्छा लगता है। तो वो चीज़ है, ड्रामा बहुत पसंद है। यस, थिएटर बहुत पसंद है, जो अभी बहुत कम देखने के लिए मिलता है। हाँ। और डांस मेरे को तो जो ट्रेडिशनल डांस, हाँ जी, जो अलग अलग फोक डांस भी होते थे। फोक डांस, यस, वो मेरे बहुत पसंद है। ऐसा कोई होता है तो मैं श्योर। आपने बंगाल से लेकर गुजरात तक वो सब देखा भी है, उसमें इन्वॉल्व भी रहे? यस यस यस, इन्वॉल्व है। तो वो और मैं खुद लिखता था, मैं पोइट लिखता था, स्टोरी लिखता था। अभी भी थोड़ा थोड़ा मौका मिलता है तो लिखते रहता हूँ। वो भी मेरा बहुत अच्छा लगता है। और प्रकृति के साथ मिलना जुलना, प्रकृति के नीचे बैठना, फिर नया नया जगह पे घूमना, ये मेरा हॉबी। ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। और मैं जैसा ही मौका मिलता हूँ ट्रैवलिंग करता हूँ, उसके साथ उसके अंदर ही मेरा सब्जेक्ट आता है। रतन शाह जी, एक आखिरी सवाल कि नई पीढ़ी के जो कलाकार हैं, जो कलाकार बनना चाहते हैं या आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने कला के माध्यम से? यस, नया पीढ़ी जो है, अभी शुरू ऐसा करूँगा, अभी जो टाइम है ग्लोबलाइजेशन है। हाँ जी, अभी नेट का ज़माना है, आप पूरे वर्ल्ड को आप देख सकते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में। तो वो चीज़ हम लोग जब स्टडी कर रहे थे, वो ज़माने में ये चीज़ वो तब एकदम नहीं नहीं था। हम लोग जो आजू बाजू देखते थे, कुछ किताब देखते थे, कुछ टीवी मीडिया में देखते थे, वही हम लोग अंदर विचार करते थे। लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। अभी दुनिया में कोई भी चीज़ जानना चाहता है, देखना चाहता है, वो फटक से सामने आ जाता है। अभी एक आर्टिस्ट को बहुत जल्दी, नया जो पीढ़ी है, एक पुराना आर्टिस्ट को बहुत जल्दी जान लेते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि उनका जो जर्नी, हाँ, उसका एक्सपीरियंस जो है, एक दो काम देख के वो उसको जजमेंट करना, ये बहुत मुश्किल का काम है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको पहले जानना चाहिए। हाँ जी, हाँ, जानने के लिए उसके साथ बात करना चाहिए, उसका कला ठीक से देखना चाहिए, फिर उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, तो उनको समझ सकता है। तो ये अभी का जो टाइम है, थोड़ा जल्दी कोई न्यू जेनरेशन बहुत जल्दी रातों रात आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन समय देना पड़ता है कला को समझने के लिए, उसके लिए, करने के लिए हर चीज़ को जब परखना पड़ता है, अच्छी तरह परखना पड़ता है। हाँ, देखेंगे बहुत कुछ, जानेंगे बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ आर्ट नहीं होता है, सब कुछ कल्चर नहीं होता है। तो वो चीज़ को जो प्रभाव है, प्रभाव को डायरेक्ट प्रभावित नहीं करके, वो अंदर डाइजेस्ट करके, फिर उसका जो एक भाव है, उसको लेके आना अपना स्कल्पचर में, पेंटिंग में, वो इतना मामूली जल्दीबाजी का काम नहीं है। तो वो भी सोचना चाहिए न्यू पीढ़ी को। और न्यू पीढ़ी पहले से बहुत एडवांस है। कुछ आर्टिस्ट बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, कम एज में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो पहले आर्टिस्ट से अभी आर्टिस्ट बहुत कुछ मिल जाता है अभी। एक मिनटों में आपको नेट में सर्च मार के, पहले ये सब नहीं था। यस अभी फिजिकल वर्क भी थोड़ा पहले से बेटर हो गया। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे आ गए हैं कि आपको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता। यस और आधुनिक जो हथियार आ गए हैं, उसको इस्तेमाल करके बहुत जल्दी काम हो जाता है।
ये भी न्यू जनरेशन हाँ, पहले मैनुअली काम होता था, ज़्यादा Yes, yes, सीखने में बहुत टाइम चला जाता था। यस यस। तो उसके लिए अभी सब कुछ है, सिर्फ थोड़ा पेशेंसली काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने बोला, पेशेंसली काम करना चाहिए। हाँ, और लगे रहना एक चाहिए दूसरे अपने को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बड़ा छोटा सीनियर जूनियर रिस्पेक्टेड होना चाहिए। तो सबके लिए आर्ट जो हमारी संस्कृति है उसको बना के रखना। बना के रखना वो थोड़ा जरूरी है। धन्यवाद रतन शाह जी, आप दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आए और आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना, और आपका जो शो चल रहा है उसके बारे में आपने चर्चा की। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। जी थे हमारे साथ रतन शाह जी दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में। दोस्तों, अगली बार मैं फिर मिलूँगा किसी नई जगह नई हस्ती के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।